Yes, good evening once again. A very very good evening to all of you. This is Priyanka, your educator. और आज हम लोग पढ़ने वाले लीवरेज और इसके टाइप्स. स्मॉल सा चैप्टर है, स्मॉल सा टॉपिक है. आराम से पढ़ेंगे. इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, तो चलिएगा समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि एक्चुअली में लीवरेज क्या होता है. आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि मेरा ये क्लास डेली 8 बजे शाम में होता है और 10 बजे टेक्स्ट बुक के ऐप पर. 8 बजे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर होता है और 10 बजे आपके टेक्स्ट बुक के ऐप पर होता है. तो रेगुलर क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग. चलिएगा, ये टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा. टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज लीवरेज. है ना, लीवरेज क्या होता है. ये लीवरेज टॉपिक अपने को बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन इसको अगर समझेंगे आराम से तो लीवरेज का मतलब होता है आपका इन्फ्लुएंस पावर. क्या होता है लीवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, या फिर आपका इसको हम लोग पावर बोलते हैं. लीवरेज में हम लोग क्या करते हैं ना, कि लीवरेज का मतलब होता है कि मार्केट से पैसा हम क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, मार्केट से पैसा हम बोरो कर रहे हैं. और ये पैसा जो हम मार्केट से बोरो कर रहे हैं, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको इन्वेस्ट करना है. यानी इन्वेस्टमेंट पर्पज से मार्केट से पैसा हम बोरो करते हैं और हमको इस तरीके से इसका इन्वेस्टमेंट करना है स्ट्रेटेजिकली, ताकि हम लोग क्या कर सके, मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पर जनरेट कर सके. तो उसके लिए बिजनेस में आपका जो होता है वो लीवरेज लिया जाता है. जो पर्सन लीवरेज लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं कि लीवरेज्ड है. मतलब कि उनके ऊपर लीवरेज है तो वो लीवरेज्ड है. तो लीवरेज क्या होता है, एक आपका टर्म है जो कि फाइनेंस में यूज किया जाता है. इवन आपका ट्रेडिंग में ये वर्ड काफी ज्यादा यूज किया जाता है कि आपने कहीं से पैसा लिया और उस पैसे का यूज अपने बिजनेस में किया, और उस बिजनेस में जो पैसे का आप यूज कर रही है फाइनेंशियल रिस्क या ऑपरेटिंग रिस्क को कम करने के लिए, ताकि आपके बिजनेस जो है अच्छा रिटर्न आपको दे पाए. जरूरी नहीं है कि लीवरेज का आउटकम हमेशा पॉजिटिव आता है. लीवरेज का आउटकम नेगेटिव भी आ सकता है. ये भी हो सकता है कि लीवरेज आपने पर्पस से लिया है, वो पर्पस आपका सही से फुलफिल ना हो पाए. तो जनरली हम लोग लीवरेज जो लेते हैं वो गेन के पर्पस से लेते हैं, लेकिन आउटकम उसका जरूरी नहीं कि गेन हो, वहां पर लॉस भी उसका आउटकम हो सकता है. तो लीवरेज में हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिक यूज करते हैं किसका, बोरोड फंड का. जो पैसा हम लोगों ने फंड बोरो किया है मार्केट से, या जो डेट मैंने मार्केट से लिया है, उसका हमको स्ट्रैटेजिकली यूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से मेरे को यहाँ पर अपने फंड का इन्वेस्टमेंट करना है. इसमें हमारा क्या होता है, डेट को इन्वॉल्व यूटिलाइजिंग डेट टू इंक्रीज द ओवरऑल कैपिटल अवेलेबल फॉर द बिजनेस. इससे हमारे पास क्या होगा कि मेरे पास अभी तक 10 लाख रुपया था, मैंने मार्केट से लीवरेज ले लिया 5 लाख का, तो अब मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास हो गया 15 लाख. तो मेरा कैपिटल क्या होता है, हमेशा मेरा जो फाइनेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है अगर मैं लीवरेज लेती हूँ. तो अब मेरे पास जो पहले मेरे पास 10 लाख रुपया कैपिटल हो रहा था, अब मेरे पास जो है 15 लाख रुपया कैपिटल, क्योंकि मैंने मार्केट से लीवरेज किया है. तो मेरे को इसका यूज इस तरीके से करना है कि मैं हाइयर प्रॉफिट जो है जनरेट यहाँ पर कर सकूं. उस लीवरेज का मेरे को पॉजिटिवली कैसे यूज करना है. एंड लीवरेज कैन मैग्नीफाई बोथ गेन एंड लॉसेस एज इट इनहांस द एक्सपोजर टू द मार्केट फ्लक्चुएशन. क्योंकि मार्केट हमारा फिक्स तो नहीं रहता है, मार्केट तो हमारा फ्लक्चुएट करता है, कभी ऊपर कभी नीचे. तो इसीलिए हमारा ये आपका गेन और लॉसेस दोनों यहाँ पर आपका हो सकता है. चलिएगा, तो अगर मैं जनरल टर्म में जो बुक में जो लैंग्वेज अगर दिया है, अगर मैं बुक के लैंग्वेज से समझाऊं कि व्हाट इज लीवरेज, तो लीवरेज में आपका रिलेशनशिप होता है दो दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल के बीच में. यानी वैसे वेरिएबल है ना जो आपस में क्या होते हैं, दो इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं. क्यों, क्योंकि एक में चेंज करने का असर दूसरे वेरिएबल पर पड़ता है. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स को हम लोग देखते हैं, जहां पर वेरिएबल जो है आपका कॉस्ट भी हो सकता है, आपका आउटपुट भी हो सकता है, सेल्स रेवेन्यू भी हो सकता है, ईबीआईटी भी हो सकता है यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और आपका अर्निंग पर शेयर भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये जितने भी हमारे वेरिएबल है, किसी भी दो वेरिएबल के बीच का जब हमको इंटररिलेटेड देखना पड़ता है, रिलेशन देखना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लीवरेज का टर्म यूज करते हैं कि अगर हम लोग इसमें अगर इतना पैसा डालेंगे तो इसका क्या असर पड़ेगा, अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज करेगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा. यानी ये सारी चीजें जो आपस में क्या है, आपका इंटरकनेक्टेड है. और ये किस लिए किया जाता है, तो लीवरेज का मतलब ये होता है बिजनेस फर्म में प्रॉफिट को इंक्रीज करना. मेन जो मुद्दा होता है कि भाई अपने को प्रॉफिट बढ़ाना है. और सिंपल सी बात है, आप मार्केट से लोन भी अगर लेते हो, अगर मैं लीवरेज को, ये लीवरेज वर्ड थोड़ा सा सुनने में अपने को भारी लगता है, ये लीवरेज वर्ड जो होता है ये बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है. अगर मैं लीवरेज के जगह पर बोरोड फंड आपको बोल दूं ना कि आपने क्या किया है, बोरो किया है फंड,
तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा मैंने मार्केट से पैसा लिया है, अरे यही तो लीवरेज है। आप मार्केट से पैसा ले रहे हैं और किसके लिए, ताकि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। तो लीवरेज में हम लोग जो टाइप्स पढ़ते हैं जनरली आपका दो टाइप होता है, एक फाइनेंशियल लीवरेज और एक ऑपरेटिंग लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज किस लिए होता है, जब हमको फाइनेंशियल रिस्क को टैकल करना होता है तो उसके लिए हमारा फाइनेंशियल रिस्क आपका लीवरेज होता है। और ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, जब हमको बिजनेस रिस्क को टैकल करना हो। ये रिस्क वाला वर्ड याद रखिएगा, अभी हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। फाइनेंशियल में हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज जो होते हैं दो टाइप के हो गए, एक तो फाइनेंशियल लीवरेज और एक आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज, वो ये दोनों को मिलाकर ही आता है। फाइनेंशियल को और ऑपरेटिंग को अगर आपस में मिला देंगे तो दैट विल बी योर कंबाइंड लीवरेज। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका लीवरेज में एक फाइनेंशियल, ताकि फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए जब मार्केट से हम लोग पैसा ले रहे हैं तो ये फाइनेंशियल लीवरेज हो गया। और ऑपरेटिंग यानी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को इनिशियल लेवल पर चलाने के लिए, जैसे बिजनेस को चलाने के लिए मेरे को कुछ खर्चे जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जैसे कि हमको रेंट देना है, ठीक है, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लैंड लेना है, या मशीन का खर्चा है, या फिर आपका सैलरी का खर्चा, जो वैसे खर्चा जो मेरे फिक्स है कि जो मेरा खर्चा इतना जाना ही जाना है। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मेरा खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। और बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, उसके लिए हम लोग जब लीवरेज लेते हैं तो उसी को हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं। और यहाँ पर बिजनेस रिस्क को हम लोग कवर करते हैं। समझ में आया, तो बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल रिस्क को कवरेज करने के लिए आपका फाइनेंशियल लीवरेज का हम लोग यूज करते हैं। तो टाइप हमारा कितना हो गया, एक तो ऑपरेटिंग हो गया, एक फाइनेंशियल हो गया। और ये दोनों को यानी कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, ये दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे पहली बार सेशन में आए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेगुलर क्लासेस के वीडियोस आपको मिलते रहे। ये क्लास आपका डेली होता है, डेली 8 PM पर आपको यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरे को लगता है शायद ही कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पर डेली बेसिस पर आपको फ्री लेक्चर्स इतने अच्छे सीक्वेंस सिस्टमेटिक वेज में मिल रहे हैं। और आपको पता है कि मैंने कॉमर्स का फ्री बैच लॉन्च किया है यूट्यूब पर, जो वो खुद में पहली बार आपका लॉन्च हुआ है। सिस्टमेटिक वाइज हम लोग पूरा कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं सारा लिंक वहां पर आपको डालते हुए जाऊंगी। चलिएगा, जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो है 1 ईयर का, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों का जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिल जाएगा 15,399। यहाँ भी आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग माई कोड दैट इज PSINGH। ये मेरा कोड है, इसको यूज करके आप 25% का ऑफ भी ले सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो कोर्स, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, लाइव क्लास, सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी और जो बेस्ट टीचर्स होंगे उनसे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिएगा, अब ये वाला आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आपको पता होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट को आपको जानना होगा। ये आपका जो एमसीक्यू आता है ना, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन, इसी से आता है। अगर ये चार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेल्स। सेल्स बोलते हैं या रेवेन्यू बोलिए, एक ही बात है। तो सेल्स हो गया, उसमें से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते तो क्या आ जाता है हमारा, ये आता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहां तक जो चीजें होती है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी इनिशियल लेवल पर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो आपको चीजें चाहिए, जैसे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, ये सब खर्चे आपके होते हैं ना इनिशियल लेवल पर, तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो चाहिए आपको वो हो गया आपका ऑपरेटिंग लेवरेज। तो सेल्स, सबसे पहले हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सेल्स। सेल्स का जो अमाउंट होगा उसमें से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट को जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे। और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये EBIT ही आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होता है और यही आपका ऑपरेटिंग लीवरेज भी होता है और यहीं पर आपका बिजनेस रिस्क को कवर भी किया जाता है। तो अगर इसके लिए अगर आप बिजनेस को ऑपरेट करने के उद्देश्य से अगर मार्केट से पैसा ले रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड आपका ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, उसके बाद जब इसमें से इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं, यानी I माइनस हो गया,
तो क्या बचा, ईबीटी बचा। उसके बाद जब इसमें से हम लोग टैक्स को भी माइनस कर देंगे, है ना, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करना, अगर इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे तो ये क्या बचा हमारा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचा। उसके बाद अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर को अगर आप दे रहे हैं पैसा तो उसको भी माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद जो आपका बच रहा है वो हमारा क्या हो गया, आपका ये आपका सॉरी जो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप किसी को दे रहे हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप दे रहे तो उसको भी माइनस कर दीजिए। लास्ट में जो पैसा बचेगा वो क्या बचेगा, नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो पहले जितने भी खर्चे थे हमारे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया, टैक्स माइनस हो गया। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड भी अगर आपको देना है तो वहां पर आप डिविडेंड भी दे दीजिए। तो ये सारा कुछ पे करने के बाद अब जो पैसा बचा वो किसके लिए बचा, वो अब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। आपको पता है कि पहले हम लोग डेट को क्लियर करते हैं, फिर आपका प्रेफरेंस को क्लियर करते हैं, उसके बाद जो बचता है लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। तो लास्ट में जो नेट अर्निंग बच रही है वो हमारी किसको जाएगी, आपकी इक्विटी शेयर होल्डर को। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, यानी कि आपका ईपीएस यहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, ईपीएस यहाँ पर निकल जाएगा। है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर आपका अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पर आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये ईबीटी से लेकर और आपका यहाँ पर अर्निंग इक्विटी शेयर नेट अर्निंग निकलने तक ये जो होता है ना, ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज होता है। जैसे कि बिजनेस में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, बिजनेस में आपको टैक्स भी देना है, बिजनेस में आपको डिविडेंड भी देना है, तो ये सब के लिए भी तो पैसा आपको चाहिए। अगर आप ये सबको पेमेंट करने के लिए अगर मार्केट से पैसा ले रहे हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे फाइनेंशियल लीवरेज। यहाँ पे जितनी भी आपकी ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज है इसको आप क्या करते हैं कि पे ऑफ करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, फाइनेंशियल लीवरेज। ध्यान से समझिएगा, यहीं से आपके जो है फॉर्मूला बन जाएंगे, फॉर्मूला आपका यहीं से क्रिएट होगा। उसके बाद ये दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज क्या है, कुछ नहीं है, आपका ऑपरेटिंग का और फाइनेंशियल का जो मिक्सचर है वही आपका कंबाइंड लीवरेज है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अब वन बाई वन इसको समझते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज में क्या होता है, जो भी कंपनी का जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होता है उसको बियर करने के लिए कंपनी क्या करती है, ऑपरेटिंग लीवरेज लेती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये कंपनी के जो सेल्स पर जो इफेक्ट पड़ता है उसको चेंज को क्या करती है, मेजर करती है। यहाँ पे जो रिलेशन देखा जाता है वो सेल्स और ईबीआईटी के बीच का जो रिलेशन है उसको देखा जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि सेल्स से चीजें जो है स्टार्ट हुई हैं और ईबीआईटी तक, यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज है। फिर ईबीआईटी से लेकर ये आपका इक्विटी शेयर होल्डर तक, ठीक है, यहाँ तक कौन सा लीवरेज है हमारा, ये आपका फाइनेंशियल लीवरेज है। तो सेल से स्टार्ट हो रहा है, ईबीआईटी तक कौन जा रहा है, तो ये आपका ऑपरेटिंग लीवरेज जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला भी इसी के बेस पर बनेगा। तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज में सेल्स और ईबीआईटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर आपका इंडिकेट किया जाता है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी में भी आपको दिया है, जो बच्चे हिंदी है वो हिंदी से नोट्स यहाँ पे कर लीजिएगा, और जो बच्चों का इंग्लिश है वो इंग्लिश से नोट आप कर लीजिएगा। फाइनेंशियल बिजनेस फाइनेंस का लैंग्वेज हिंदी का थोड़ा सा टफ है, इंग्लिश अगर वर्ड को फॉलो करते हैं तो आपको समझने में ज्यादा इजी होगा। अदरवाइज लीवरेज को क्या बोलते हैं, उत्तोलन बोलते हैं, ऑपरेटिंग को परिचालन बोलते हैं, जो कि रियल लाइफ में हम लोग वर्ड को यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए समझने में दिक्कत होता है। लेकिन जिनका हिंदी है वो हिंदी में ही कीजिएगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल। अब यहाँ पर बच्चों को दिक्कत क्या होता है कि सेल्स ऊपर होगा कि ईबीआईटी ऊपर होगा। तो देखिएगा, सेल्स के बेस पर आपका जो होता है वो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है वो चेंज होता है। जो जिसके बेस पर चेंज होगा वो बेस आपका बेस में होगा, मतलब नीचे होगा। तो सेल्स के बेस पर सेल्स में चेंज करने पर ईबीआईटी में कितना चेंज हो रहा है इसको देखने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन आपका सेल्स। ये इसका एक फॉर्मूला हो गया। अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन का यूज कर रहे हैं तो उस केस में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर आपका लीवरेज में, या फिर मैं आपको बोलूँ ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल लीवरेज में, दो तीन फॉर्मूला काम करते हैं। डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में आपको ऑप्शन में क्या क्या कंटेंट आपको दिया हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन दिया होगा, अगर मान लीजिए कि आपको ईबीआईटी और सेल्स अगर दिया है तो कुछ नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला 1 लगा दिए। लेकिन अगर आपको कंट्रीब्यूशन या ऐसा कुछ वर्ड दिया है तो फिर या फिर आपको
वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा कि फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिग्री ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज का एक और फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय आपका ईबीआईटी। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन देखिए यहाँ पर हमारे हम लोगों ने निकाला भी है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जाता है तो कंट्रीब्यूशन निकलता, भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के भी बताया है। तो यहाँ भी आप लोग क्या कर दोगे कि यहाँ पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल जाएगा, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन को डिवाइड कर देंगे ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये हमारा निकल जाएगा आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, जहां पर आप मार्जिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन का यूज कर रहे हैं। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट का यूज करके निकाल रहे हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स और डिवाइड बाय सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो ये तीनों फॉर्मूला सही है, कोई गलत नहीं है, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। आपको एग्जाम में देखना होगा कि आपके पास क्या मटेरियल, आपको कंटेंट क्या वो प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद अगर आपका हायर डिग्री ऑफ लीवरेज होता है तो इसका मतलब कि आपकी ईबीआईटी की सेंसिटिविटी जो है कि आपकी वो आपकी हायर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, इसका इम्पैक्ट जो होता है, इसका जो चेंजेस होता है उसको हम लोग कवर किससे करते हैं, तो उसको हम लोग सेल्स से कवर करते हैं। यानी सेल्स में जितना चेंज होगा उतना आपका ईवीआईटी में चेंज होगा, और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जितना आपका हाई होगा उसका मतलब कि चेंज भी आपका उतना ही ज्यादा सेंसिटिव यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो कभी भी नेवर भी 0 और 1, इस वर्ड को याद रखिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज जो है कभी भी आपका 0 या 1 नहीं जाता है। ओके, चलिएगा। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, ये ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, ये भी आपका एक फाइनेंशियल टूल है। ये वो पॉइंट होता है जहां पर आपका टोटल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट होता है, मतलब कि जितना आप खर्चा करते हैं उतना ही आपको यहाँ पर क्या हो जाता है, उतना ही आपको यहाँ पर रेवेन्यू, कॉस्ट और रेवेन्यू क्या हो जाता है आपका बराबर हो जाता है। यानी प्रॉफिट यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं हुआ, जितना आपने पैसा लगाया उतना ही पैसा आपको मिले। सिर्फ ये पेन है, ये पेन मैंने बनाया 10 रुपए में और इस पेन को मैंने बेच भी दिया 10 रुपए में, तो जितना लगाया उतना ही पैसा मेरे पास आया, मेरे को एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, कंपनी को ना ही फायदा हो रहा है ना ही कंपनी को नुकसान हो रहा है। इस पॉइंट पर कंपनी रन करती है, इस पॉइंट पर कंपनी अपना बिजनेस जल्दी बंद नहीं करती है, रन करती है। लेकिन हाँ, जब अगर आपका रेवेन्यू कम होने लगे और कॉस्ट ज्यादा होने लगे तो उस केस में कंपनी को शट डाउन करने का भी नौबत आ जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका ब्रेक इवन पॉइंट का आपका फॉर्मूला क्या होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको यूनिट में पूछ रहा है तो नीचे भी आपका यूनिट में होगा, अगर रुपीज में पूछेगा तो नीचे भी आपका रुपीज में आएगा। ठीक है, डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में आपका यूनिट दिया है कि रुपीज दिया। अगर यूनिट में होगा तो यूनिट वाला वैल्यू को लीजिएगा, अगर रुपीज में होगा तो रुपीज वाले वैल्यू को लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट का, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो क्या होता है। तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब क्या होता है, कंपनी जैसे कि अपना इक्विटी शेयर होल्डर को भी पेमेंट करती है, उसको अपना इंटरेस्ट भी देना है, टैक्सेस भी देना है, डिविडेंड भी देना है। तो ये सब हमारा किस में आता है, ये सब हमारा फाइनेंशियल रिस्क में आता है। तो फाइनेंशियल रिस्क को कम करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन मार्केट से लीवरेज लेती है इस ऑब्जेक्टिव से, तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। यहाँ पे जो रिलेशन होता है, अब याद करो कि शुरुआत कहाँ से हुआ था, हम लोगों ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर आया था हमारा ईबीआईटी, ईबीआईटी में से हम लोगों ने इंटरेस्ट को माइनस किया, फिर हम लोगों ने टैक्स को माइनस किया, फिर हम लोगों ने डिविडेंड को माइनस किया। उसके बाद हमारा लास्ट में सबसे क्या आया था, अर्निंग पर शेयर, जहां पे इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉफिट को हम लोगों ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया था। यानी ईबीआईटी से ये स्टार्ट हुआ और ईपीएस पे खत्म हुआ। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है ये ईबीआईटी और ईपीएस के बीच का ही रिलेशन जो है आपको बताता है। समझ में आ रहा है, यस और नो? हाँ जी, समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल इसको बिल्कुल रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं है ना। बच्चे जो इसको रट्टा मारते हैं कई बार मैंने देखा है, समझने में दिक्कत भी होता है। और कल परसों किसी का मैसेज भी आया था मुझे कि मैम इसको थोड़ा सा आप ये टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं क्या। तो ये टॉपिक वैसे मैं पढ़ाने वाले नहीं थी, बट क्योंकि डिमांड आया आपका कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो फिर इस टॉपिक को भी मैंने ऐड कर दिया। मुझे लगा कि ये टॉपिक इजीली आप लोग को समझ में आता है, लेकिन इस टॉपिक में कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है आप लोग को। तो इसीलिए ईबीआईटी क्या होता है, ईपीएस क्या होता है,
ये वर्ड को पहले समझना जरूरी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीवरेज में क्या होता है, ईबीआईटी से लेकर ईपीएस के बीच का रिलेशन आपका देखा जाता है, और ऑपरेटिंग लीवरेज में सेल्स से लेकर ईबीआईटी तक का रिलेशन देखा जाता है। फाइनेंशियल लीवरेज को ही हम लोग डबल एज स्वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड भी याद रखना, आपको तो पता ही है कि आजकल एग्जाम में सीधा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, घुमा घुमा के पूछता है, तो इसको हम लोग डबल एज स्वॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला देखिएगा, क्या क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके फॉर्मूला को और ये भी याद रखिए कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज जो है वो भी कभी 0 और 1 पर आपका नहीं जाता है। ओके, अगर आपका हायर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो चेंज ऑफ ईबीआईटी और ईपीएस है उसका इंपैक्ट आपका ज्यादा पड़ रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव को इंडिकेट करता है। अब इसके फॉर्मूलाज को देखिएगा, इसके आपके दो फॉर्मूला है, एक तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी के बेस पर ही आपका ईपीएस का जो परसेंटेज होगा चेंज होगा, तो ईबीआईटी आपका बेस में हो गया और ईपीएस आपका ऊपर हो गया। और या तो फिर दूसरा फॉर्मूला आप क्या हो सकता है कि ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर दोनों ही फॉर्मूला आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए आ सकता है। अभी तक एग्जाम में जो पूछा गया है जनरली वो ऑपरेटिंग लीवरेज से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में अभी तक देखे गए हैं, है ना। ऑपरेटिंग लीवरेज के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में देखे गए हैं, लेकिन आपको दोनों याद करके चलना है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी और फाइनेंशियल लीवरेज भी, दोनों में से कोई भी आ जाए क्या करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज का एक और फॉर्मूला भी होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी माइनस ब्रैकेट डीवी यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड, और यहाँ पे 1 माइनस टी यानी कि आपका टैक्सेस कितना है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में ये सब दिए रहेंगे, ईबीआईटी आपको दिया रहेगा या ईबीटी आपको दिया रहेगा, डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस आपको दिया रहेगा या 1 माइनस टी आपको दिया रहेगा। तो इस फॉर्मूला को ध्यान से देख लीजिए, और आई होप कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे। अगर कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो जाइए कॉपी पेन लेकर आ जाइए और ये सारे फार्मूला को अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी अभी। चलिएगा अब हम लोग आते हैं कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब अपना ऑपरेटिंग रिस्क को, यानी कि जब कंपनी अपना बिजनेस रिस्क को भी कम करना चाहती है और जब कंपनी अपना फाइनेंशियल रिस्क को भी कम करना चाहती है, तो जब ये दोनों ही रिस्क को कम करना चाहती है और उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ये दोनों रिस्क को मिनिमाइज करना या ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों की नीड को पूरा करना होता है, तब कंपनी जो मार्केट से पैसा लेती है या फंड बोरो करती है उसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड लीवरेज। इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज को भी फुलफिल करती है और फाइनेंशियल लीवरेज को भी फुलफिल करती है, और कंपनी अपने बिजनेस के ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करती है कि अगर बिजनेस रिस्क को भी अगर हम लोग टैकल कर पाए, फाइनेंशियल रिस्क को भी अगर हम लोग टैकल कर पाए, तो इससे हमारा क्या होगा, बिजनेस का ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है वो आपका इंप्रूव होगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों का ये कंबाइंड होता है, दोनों का कंबाइंड होता है। तो इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसको डाल देती हूँ बॉक्स में, ठीक है, कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज। ये कई बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है, और इस मल्टीप्लाई का जगह कभी प्लस देता है, कभी माइनस देता है और कभी डिवाइड देता है, और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा कि कंबाइंड लीवरेज में आपका प्लस नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई यानी कि ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को मल्टीप्लाई करने पर हमारा कंबाइंड लीवरेज आता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर जो फॉर्मूला निकलेगा वही फॉर्मूला आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का है, यानी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर इसका फॉर्मूला। ये देखो ये आपका यहाँ से कट गया, ये आपका यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, ईपीएस बाई सेल्स बच गया। इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज याद है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज याद है, तो उसको याद करने का जरूरत ही नहीं है, तो हमारा ऑटोमेटिक ऐसे ही बन गया, बस क्रॉस कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो कंबाइंड लीवरेज में क्या होता है कि दोनों का जो होता है यहाँ पर हम लोग कंबाइन करके उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा को
कितना डेट का फाइनेंसिंग का यूज हम लोग कैसे यहाँ पर कर पा रहे हैं। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको अगेन मैं बता दूं कि सेल्स में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो आता है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तो आता है ईबीआईटी, ईबीआईटी से माइनस करते हैं इंटरेस्ट तो हमारा आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स को माइनस करते हैं तो हमारा आता है पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद कितना मेरे को प्रॉफिट हो रहा। उसके बाद जो डिविडेंड आपको देना है, अगर देना है तो उसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा नेट अर्निंग। और ये नेट अर्निंग किसके लिए अवेलेबल होता है, सारा खर्चा मैंने अपना दे दिया बिजनेस का। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि सपोज दैट कि मैंने एक पहले भी एग्जांपल आपको दिया था एक बार, ये वाला इडली की शॉप है। किसकी शॉप है, इडली की मेरी शॉप है। और इडली बेचकर मेरे को जो पैसा आया वो सपोज दैट आपका 5,000 रुपया आ गया एक दिन का। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 5,000 आया तो उसमें से कुछ वेरिएबल कॉस्ट यानी कि जो मैंने आपका सांबर बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए, दाल चावल वेजिटेबल जो भी मैंने खर्चा किया वो सब हमारे क्या हो गए, वेरिएबल कॉस्ट हो गए। हमने उसको पहले माइनस कर दिया तो कंट्रीब्यूशन निकला। फिर यहाँ पर आपका फिक्स कॉस्ट भी जैसे कि रूम का रेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको और भी खर्चे यहाँ पर देने हैं जैसे कि आपको सैलरी वगैरह देनी है स्टाफ की, तो फिर आपने फिक्स्ड कॉस्ट का भी खर्चा कर दिया। तो फिर आपके पास क्या बचा, ईबीआईटी। लेकिन अभी आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया या अभी आपने टैक्स पे नहीं किया, अभी आप इंटरेस्ट भी पे करोगे टैक्स भी पे करोगे। उसके बाद जो आपका पैसा बचेगा है ना, उसके बाद जो पैसा बचेगा सारा कुछ जितना भी खर्चा आपको करना है, स्टाफ का पेमेंट, बिजली का बिल, पानी का बिल, उसके बाद आपका रॉ मटेरियल का बिल, ओके, जितना भी खर्चा आपको करना है सब खर्चा कर दीजिए। लास्ट में जो पैसा बचेगा दैट विल योर आपका नेट अर्निंग, और वो जो पैसा बचता है वही इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर सपोज दैट कि पैसा नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगर पैसा बचेगा तो ही इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, तो जो भी हमारा पैट होता है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने सारा कुछ पेमेंट कर दिया ना, इंटरेस्ट, टैक्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, तो जो भी मेरा प्रॉफिट बचा सारा कुछ पे करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद जो होता है वही हमारा क्या होता है, जो निकलता है वो हमारा ईपीएस यहाँ पे निकलता है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर पर हम लोग कितना अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और वर्ड होता है एमओएस, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ना, तो एक मार्जिन हमको हमेशा लेकर चलनी पड़ती है, यानी कुछ एक्स्ट्रा। अगर मेरे को कैपिटल का रिक्वायरमेंट 10 लाख है तो मैं 12 लाख हमेशा लेकर चलूंगी, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कभी भी अचानक से मुझे बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटीज आ गई है ना, बिजनेस में मार्केट में फ्लक्चुएशन हमेशा बना रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी गवर्नमेंट ने टैक्स एनहांस कर दिया, कभी वहां पर एक नया जो है जैसे जीएसटी आ गया, जीएसटी में मान लीजिए कि टैक्सी का स्लैब अलग चेंज हो गया, या कुछ भी वहां पर अगर गवर्नमेंट चेंज करती है या मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, इन्फ्लेशन आ गया, चीजों के दाम बढ़ गए, तो उस केस में आप अपने रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करोगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कुछ मार्जिन रखते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना आपका अच्छा रहेगा उतना आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा रहेगा। क्यों, ताकि अगर कुछ अनसर्टेनिटीज आती है तो आप क्या कर सकते हैं, उससे अपना रिस्क को कवर कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब हम लोग मार्जिन किस लिए रख रहे हैं, ताकि हम लोग बिजनेस में सेफ रहे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कि कोई भी अगर आपको लॉस से बचाने के लिए यहाँ पर हम लोग मार्जिन को रखते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी देखिएगा, सेल्स माइनस बीईपी डिवाइड बाई सेल्स इंटू 100। उसके बाद अगर सेल्स अगर आपको दिया है तो ठीक है, अगर सेल्स नहीं दिया है तो सेल्स कैसे निकालेंगे, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर देंगे तो भी हमारा निकल जाएगा, और डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन इंटू 100, या ईबीआईटी डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन, या 1 डिवाइड बाई आपका डिग्री ऑफ लीवरेज। ये सारे के सारे फॉर्मूला ही आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हैं, जो कि मैंने आपको एक जगह पर दे दिया। अब एग्जाम में जो अधिकतर यूज होने वाला जो फॉर्मूला है, तो ये तीनों फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला, ये फॉर्मूला ज्यादा तक यूज हुआ जिससे क्वेश्चन आपके आए हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से क्वेश्चन आया है क्या मैम, हाँ आया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आया है, ऑपरेटिंग लीवरेज से आया है, अर्निंग पर शेयर से भी आया है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसके आए हुए हैं, जब मैं आपका टेस्ट लूंगी ना सेकेंड वीकली टेस्ट वाला, तो मैं इसके क्वेश्चन आपको पूछूंगी। चलिएगा अब हम लोग थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं कि तीनों में आपका डिफरेंस क्या है।
पूरा पढ़ाने के बाद अब जो आपको कॉपी में लिखना है वो ये चार्ट लिखना है जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। और 10 PM पे जो हमारा सेशन है वो 10 PM पर सेशन होगा हमारा, ठीक है ना। 10 PM वाला सेशन आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर हम लोग इसी के MCQ करेंगे, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस के ही हम लोग MCQ जो है अपने 10 PM वाले सेशन में करेंगे। यहाँ पे DOL यानी कि डिग्री ऑफ लीवरेज, इसमें क्या शो होता है, तो ये हमारा बिजनेस रिस्क जो होता है उसके लेवल को शो करता है। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज तो फाइनेंशियल रिस्क को कवर करता है। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज तो दोनों रिस्क हो गया आपका, कंबाइंड रिस्क यानी कि फाइनेंशियल भी और ऑपरेटिंग भी, ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंशियल दोनों, है ना, माइनस चलेगा। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज किस पे डिपेंड करता है, तो ऑपरेटिंग लीवरेज जो होता है वो हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट पर डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट को बियर करने के लिए ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। और फाइनेंशियल लीवरेज जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो आपके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा। तो ये दोनों पर क्या करता है आपका फाइनेंशियल लीवरेज डिपेंड आपका ये करता है, डिपेंड करता है। और आपका कंबाइंड लीवरेज में क्या आएगा, तो ये दोनों ही आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। स्क्रीन विजिबल है ना, हाँ चलिएगा, स्क्रीन विजिबल है, यहां पर देखिएगा। अगर आपका परसेंटेज चेंज इन EBIT विच रिजल्ट फ्रॉम द 1% चेंज इन सेल, ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर 1% सेल में अगर चेंज हो रहा है तो EBIT में कितना चेंज हो रहा है, अगर इसको मेजर करना है तो इसके लिए हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यूज करते हैं। क्या, अगर 1% चेंज अगर सेल में हो रहा है तो EBIT में कितना चेंज हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा है कि 1% EBIT में चेंज करने पर EPS में यानी कि अर्निंग पर शेयर में कितना चेंज हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज करते हैं। अगर अर्निंग पर शेयर का चेंज अगर आपको मेजर करना होगा तो उसके लिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का यूज करते हैं। और अगर आपको EBIT के चेंज को मेजर करना होगा तो इसके लिए हम लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को यूज करते हैं। और यहाँ पर कंबाइंड में क्या होता है कि 1% सेल में चेंज करने से EPS में कितना चेंज हो रहा है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज का यूज करते हैं। मतलब यहाँ वाला सेल ले लिया है और यहाँ वाला आपका EPS ले लिया, जो इसके यहाँ पर जो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था ना, तो तीनों का फॉर्मूला मैंने निकाला था, बस वही फॉर्मूला यहाँ पर आपका लिखा गया है। सपोज दैट हाँ जी, सपोज दैट कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो 3 है और 8% इंक्रीज हो रहा है आपका EBIT में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज अगर 3 है और 8% इंक्रीज हो रहा है आपका आउटपुट में, तो इसका मतलब कि EBIT में कितना चेंज होगा, तो आपका 8 या 24 यानी कि 24% आपका चेंज होगा। और अगर आपका 8% डिक्रीज हो रहा है आउटपुट में, तो इसका मतलब कि आपका EBIT में 24% डिक्रीज हो जाएगा। अगेन इसको समझिए, अगर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज 3 दिया गया है और आउटपुट में अगर 8% का इंक्रीज हो रहा है तो EBIT में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई 8 या 24 24% का इंक्रीज होगा। अगर आपका आउटपुट 8% डिक्रीज हो रहा है तो EBIT भी आपका 24% डिक्रीज होगा, 8 या 24। सेम इसका अगर DFL यानी कि डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज अगर ये 2 दिया है और EBIT में आपका 5% का इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका अर्निंग पर शेयर 10% इंक्रीज करेगा। और अगर आपका EBIT 5% डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कि अर्निंग पर शेयर आपका 10% डिक्रीज करेगा। यानी अगर EBIT इंक्रीज कर रहा है तो आपका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज करेगा, और अगर EBIT डिक्रीज कर रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी डिक्रीज करेगा। अगर आपका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तो EBIT भी इंक्रीज करेगा, अगर आउटपुट डिक्रीज कर रहा है तो EBIT भी डिक्रीज करेगा। और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में क्या बोल रहा है कि अगर ये कंबाइंड लीवरेज अगर आपका 6 दिया हुआ है और अगर 8% इंक्रीज हो रहा है सेल्स में, तो EPS आपका 48% आपका इंक्रीज करेगा। कैसे, 8 छक्के 48, 8 6 जा 48। और अगर ये आपका EP अगर सेल्स में आपका 8% का डिक्रीज हो रहा है
तो ईपीएस भी आपका 8 6 48% आपका डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पर देयर इज अ यूनिक डिग्री ऑफ लीवरेज फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट, देयर इज अ यूनिक डीएफएल फॉर ईच लेवल ऑफ ईबीआईटी एंड देयर इज यूनिक डीसीएल यानी डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज ऑन ईच लेवल ऑफ सेल। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटिंग बीईपी होता है, ये आपका फाइनेंशियल बीईपी होता है, और ये भी हमारा फाइनेंशियल बीईपी होता है यानी ब्रेक इवन पॉइंट, यूनिफाइड एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये तीनों का आपका डिफरेंस हो गया। अब आपको कॉपी में ये तीनों डिफरेंसेस जो होंगे आपको डिटेल में लिखने होंगे। चलिएगा, तो सारा फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला हो गया कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। अगर इक्वेशन में कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया है, अगर सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करके भी तो हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं ना। अगर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट दिया तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं दिया तो ऐसे निकालिए। फिर आपका एक और होता है आपका ईबीआईटी प्लस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई ईबीटी, या ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट प्लस आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई आपका ओपी, ये भी होता है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या हो गया, ईबीआईटी डिवाइड बाई पीबीटी और ईबीटी, और ईबीटी प्लस इंटरेस्ट प्लस आपका ये, इसको हम लोग ईबीआईटी भी बोल सकते हैं, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई आपका ईबीटी। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको एक बार कॉपी में लिखने होंगे, एक बार, दो बार, तीन बार कॉपी में लिखकर इसको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला को बार बार लिखना पड़ेगा, तभी फॉर्मूला याद होंगे, और न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, और ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा फाइनेंशियल लीवरेज का, कि ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई 1 माइनस टी। चलिएगा, अब थोड़ा सा हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है। बढ़े हम लोग आगे। चलिएगा, तो लीवरेज का मीनिंग समझ में आ गया होगा आई होप कि आप लोगों को। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, क्यों लिया जाता है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है, ये सब बेसिक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जब इसका प्रैक्टिकल यूज करोगे तब कॉन्सेप्ट आपका और ज्यादा क्लियर होगा। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। द टर्म लीवरेज, इसका मतलब क्या होता है? हाँ जी, ये टर्म लीवरेज इसका मतलब क्या होता है? तो याद कीजिए, जब मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था उस समय मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल। तो ये वर्ड कहाँ लिखा गया है? ये वर्ड आपका ऑप्शन नंबर सी में, रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन उठा के यहाँ पर दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। In financial analysis, leverage represent the influence of one over some other. इसका मतलब क्या होता है? मैंने सोचा कि मैं पता नहीं शाम को फिर क्लास ले पाऊँ या ना ले पाऊँ, आपका क्लास छूटे ना, आपका मिस ना हो। एक दिन भी पीछे हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट अपना दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कोई भी क्लास आपका मेरी वजह से मिस ना हो। बाकी बाकी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना सीरियसली क्लासेस को कर रहे हैं। मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम पूरा कर रही हूँ। हर एक क्लास, इवन वो संडे हो, सैटरडे हो, वीकेंड पे भी मैं क्लास आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि टाइम पर हमारा पूरा सिलेबस कवर हो पाए। बाकी अब ये आपकी ईमानदारी है कि आप कितने ईमानदारी से चीजों को कवर कर रहे हैं। बस अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपना 100% दीजिए, बाकी रिजल्ट तो हो ही जाएगा। ओके, चलिएगा। तो फाइनेंशियल लीवरेज में क्या रिप्रेजेंट होता है? इन्फ्लुएंस ऑफ वन ओवर सम अदर रिलेटेड। ये आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फाइनेंशियल होता है, या फाइनेंशियल फाइनेंशियल होता है, या फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल होता है, या कौन सा होता है? यहाँ पे जो लीवरेज होता है वो फाइनेंशियल वेरिएबल का ही फाइनेंशियल वेरिएबल से होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी 3, ऑपरेटिंग लीवरेज इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉप यानी ईबीआईटी टू वेरी डिस्प्रोपोर्शनली विथ। अब इसका फॉर्मूला पे इसको मैच कीजिए, ईबीआईटी का रिलेशन किसके साथ था? बस फॉर्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा।
हाँ जी, आंसर बताइएगा। आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स। क्यों सेल्स हो जाएगा? क्योंकि इसका फॉर्मूला था ईबीआईटी डिवाइडेड बाई आपका सेल्स, परसेंटेज इन चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ईबीआईटी दिया है तो किसके साथ प्रोपोर्शनेट है? तो ये आपका सेल्स के साथ है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑपरेटिंग लीवरेज में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज के हेल्प से हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? यस, आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर आपका बिजनेस रिस्क, है ना? कौन सा रिस्क? ये हो जाएगा आपका बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क, जैसे कि यहां पर आपका लिखा है फाइनेंशियल रिस्क में क्या होगा आपका, फाइनेंशियल लीवरेज होगा। तो आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज को हम लोग और किस नाम से भी जानते हैं? कंपोजिट लीवरेज, ब्रेक इवन पॉइंट, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, या कैपिटल स्ट्रक्चर लीवरेज। अच्छे क्वेश्चन है, कंफ्यूज करेंगे आपको। चलिएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आपको पता है कि इक्विटी वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल लीवरेज में, तो वहां से क्रैक कर सकते थे आप इस पॉइंट को। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो है ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज में आ जाएगा। और ये लीवरेज वर्ड जो है आपके स्टॉक मार्केट में वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, एक्चुअली ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हो गया। तो आई होप कि आपके डाउट्स जो है यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दीजिए। कंबाइंड लीवरेज जो होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? सीएल का मतलब कंबाइंड लीवरेज, ओएल का मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज, और एफएल का मतलब फाइनेंशियल लीवरेज। ओके, तो हमें मैंने आपको बोला था कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो मुझे बताइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और कुछ अगर लग रहा है कि डाउट है, मैम अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में एकदम बेसिक लेमैन तरीके से मैंने आपको बताया है कि क्या होता है टॉपिक, लीवरेज क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद भी कुछ अगर डाउट है या इस पॉइंट के रिगार्डिंग, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए। मैं उसका सॉल्यूशन आपको जो 10 PM वाला जो सेशन होगा ना, उस पर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि क्या है कैसे है। तो जो भी आपके डाउट है डाल दीजिए सेशन में, कमेंट बॉक्स में। और 10 PM वाले सेशन में आ जाइएगा ताकि हम लोग उस चीज को डिस्कस कर ले जो भी आपका वहां पे डाउट रह गया है। ओके, ये टेलीग्राम का लिंक है मेरा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी मेरे सेशन होते हैं ना, क्लासेस जो भी होते हैं वो टेलीग्राम पे ही जाते हैं। तो यहाँ पर @प्रियंका मैम टेक्स्ट बुक, ये आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हो। या इस बार कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे, वाईटी सेशन के लिंक आपको मिल जाएंगे, पोल क्विज़ वगैरह सारा कुछ वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा, होमवर्क बचा हुआ है, होमवर्क बचा हुआ, रुकिए रुकिए, ये लीजिए आपका ये होमवर्क क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देके जा रही हूँ। इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, पानी भी नहीं पीना है भाई। तो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। रीति रिवाज लोग बनाकर चले जाते हैं, फॉलो हमें करना पड़ता है। चलिएगा, तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे न्यूमेरिकल का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा। जिससे बन जा रहा है वो आंसर दे दीजिएगा, जिसका नहीं बनेगा वो टेंशन मत लीजिएगा। 10 PM वाले सेशन में आइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बना के सॉल्व करके आपको दिखा दूंगी 10 बजे वाले सेशन में, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो। और ये कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो मैं क्लास ले रही हूँ पिछले आधे घंटे से, उसमें मैंने इसका फॉर्मूला भी बता दिया है कि कैसे आपका ये क्वेश्चन बनेगा।
तो बस फॉर्मूला पे बेस कीजिएगा और ये आपका बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और ये क्लास जो होता है हमारा डेली 8 PM पर होता है, तो आई होप कि आप लोग भी अब क्लास में रेगुलर रहेंगे और डेली जो है क्लास को सीरियसली अटेंड करेंगे। और मिलते हैं अब हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के ऐप पर 10 PM वाले सेशन में। और ये क्लास आपका मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए, जेके सेट, कर्नाटका सेट, तेलंगाना सेट, ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आरपीएससी के लिए, इवन आपका यहाँ पर एमपीपीएससी के लिए, सबके लिए इक्वल ये क्लास जो है आपका इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सभी लोग इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, सी यू एट 10 PM।